ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज का या अभी इस लेक्चर का टॉपिक जो है वो है फ्रेमिंग। फ्रेमिंग क्या होती है, किस लेयर पे होती है, ये सभी हम डिस्कस करने वाले हैं। याद रखिएगा कि जो वीडियोस अब हम बना रहे हैं उसमें मैं आपकी जो कोर्स आउटलाइन में जो चीज़ें लेक्चर वाइज गिवन है मैं उसके नंबर से उन्हें टाइटल कर रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा रहे कि हम कहाँ पे जा रहे हैं। ठीक है जी, बुक वही है बहरोज रोज़न की। लेक्चर का मकसद ये है कि आपको चैप्टर के मुतालिक गाइड करना। स्लाइड इसलिए है कि चैप्टर के मुतालिक गाइड करना या ड्यूरिंग लेक्चर क्लास में हो या ऑनलाइन हो तो एक सीक्वेंस के हिसाब से हमें चीज़ें मिलती रहे और बोर्डिंग की या लिखने की ज़रूरत पेश ना आए। ठीक है जी। तो आपका काम यह है कि आपने बुक फॉलो करनी है, ई कॉपी रखी हुई है। ठीक है जी। चले जी, स्टार्ट करते हैं। अब आज का जो टॉपिक है वो हमारा फ्रेमिंग है। फ्रेमिंग से मुराद क्या है, किस लेवल पे, किस लेयर पे काम आता है। जो एक्सेस हम ओएसआई लेयर को आखिर में स्टडी करेंगे और कंप्यूटर नेटवर्क के जो हाई लेवल से दिखने वाली चीज़ें हैं कि यार कौन से प्रोटोकॉल्स हैं, कौन सी राउटिंग है, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, फ्यूचर के क्या ट्रेंड्स हैं, वो हमने अभी देखने हैं। ठीक है जी। तो फ्रेमिंग, फ्रेमिंग से क्या मुराद क्या है। फ्रेमिंग का जो कॉन्सेप्ट है या फ्रेमिंग जो अप्लाई होती है वह होती है आपकी डाटा लिंक लेयर पे। किस पे? डाटा लिंक, डाटा लिंक लेयर पे। अच्छा, इस पे जाने से पहले कुछ चीज़ें हमें रिवाइज करने की ज़रूरत है। क्लास हम कर चुके हैं लेकिन बहरहाल फिर भी अगर आप ये अज्यूम कर लें कि ये आपका नोड 1 या कोई कंप्यूटर है, अज्यूम कर लें ये है नोड 2 या कोई कंप्यूटर है। अब ये किसी भी लिंक से आपस में कनेक्टेड है, कोई सा भी मीडियम है, फाइबर है, इलेक्ट्रिकल मीडियम यानी कि ईथरनेट वगैरह है, या रेडियो फ्रीक्वेंसी है, कोई सा भी है। लिहाजा ये जो कनेक्ट है ये किसी निक से कनेक्टेड है। निक स्टैंड्स फॉर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अच्छा जी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के भी दो हिस्से हैं, जो मल्टीपल पॉइंट्स है। एक वो है जो कि प्रोसेस कर रहा है, एक वो है जो इस लिंक को लिंक करवा रहा है। यहाँ भी क्या है, यही चीज़ है। ठीक है जी, उसका अपना कुछ सर्किटरी है और ये लिंक स्टैब्लिश कर रहा है। इस सर्किटरी के अंदर कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं मेमोरी मौजूद है जो उसके बफर के तौर पे काम करती है। ठीक है जी। तो नेटवर्क कार्ड का जो फिजिकल लेयर है इसका काम क्या है कि इसमें मौजूद जो भी डाटा है, मेमोरी में जो भी डाटा है, फर्ज करें ए है, तो उसको क्या करेगा 101010 में ट्रांसमिट कर देगा। और इस कार्ड का काम क्या होगा कि यहाँ पे जो ये चीज़ रिसीव हो रही है 101010, इसको उठा के अपनी मेमोरी में डाल दे। ठीक है जी। जो चीज़ की मेमोरी में वो उसने फिजिकल लेयर पे ट्रांसमिट कर दी, इसने फिजिकल लेयर पे आने वाला जो भी बिट स्ट्रीम थी उसको उठाया और अपनी मेमोरी में डाल दी। अब इस मेमोरी में जो कुछ मौजूद है, इस मेमोरी में जो कुछ मौजूद है वो काम है आपके डाटा लिंक लेयर का कि उसको वो ट्रांसलेट करे कि ये जो बहुत सारे 1 एंड 0 रखे हुए हैं इसको किस सीक्वेंस में रीड करना है, कहाँ से रीड करना है, कहाँ राइट करना है, कहाँ से रीड करे, कहाँ तक रीड करना है। तो मेरे पास कोई सेंसेबल या ट्रांसलेटेबल मैसेज बनेगा। अदरवाइज क्या होगा, उसके लिए तो गार्बेज, उसको पता ही कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसके बहुत सारे तरीके हैं करने के लिए। ठीक है जी। अब जब यहाँ से हमें ट्रांसमिट करना है, अब फर्ज करें आपके पास अपर लेयर से एक पीडीयू आया हुआ है, कोई प्रोटोकॉल डेटा यूनिट है, कोई भी क्या है, पीडीयू है। अब इस पीडीयू को जब डेटा लिंक लेयर पे आया तो उसने अपने साथ कोई ना कोई इसका हेडर और ट्रेलर ऐड कर देना, ताकि जब वो यहाँ से ट्रांसमिट हो तो उसे पता है कि यार ये जो हेड आया है और ट्रेल आया, मुझे यहाँ जब ये मेमोरी में असेंबल होगा अल्टीमेटली तो इसी सीक्वेंस में असेंबल होगा। उसे पता है कि यार मेरे पास ये तो मेरी ट्रांसपोर्टेशन के लिए था, लेकिन असल मेरा डाटा या मैसेज ये है। तो ये चीज़ निकालने के लिए किसका काम है, आपका डाटा लिंक लेयर का काम है। अब इसमें मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स है, मुख्तलिफ तरीके हैं कि भाई कैसे डेटा भेजा जाएगा, बिट वाइज भेजा जाएगा, बाइट वाइज भेजा जाएगा। ठीक है जी, फिर उसे बिट स्टफिंग करनी है नहीं करनी, किस सीक्वेंस को बचाने के लिए
बिट स्टफिंग करनी है, कहाँ पे बाइट स्टफिंग करनी है, ये सारी चीज़ें हमने देख ली है। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। अच्छा जी, अब जब यहाँ से डेटा ट्रांसमिट हो रहा है तो उसको रीड करने के दो तरीके हैं। ठीक है जी, तो यहाँ से डेटा ट्रांसमिट हो रहा है तो उसे ट्रांसमिट करने के या रिसीव करने के दो तरीके हैं। या तो आप बिट ओरिएंटेड चले जाएं, या किस पे चले जाएं आप, बाइट ओरिएंटेड पे। आ गया तो बाइट वाइज उठा ले डेटा, या फिर बिट वाइज डेटा उठा ले। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम या आपका ये टोपोलॉजी है वो किसको सपोर्ट कर रही है, आप जिस सिस्टम से कनेक्टेड है वो किसको सपोर्ट कर रहा है। ठीक है जी। अच्छा जी, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि आपके पास जो डेटा यहाँ से सेंड होगा उसके दो तरीके हैं उसे अंडरस्टैंड करने के। एक तो तरीका ये है कि आपने सिस्टम में दोनों ने अज्यूम कर लिया 100 और 100, ये पहले से इन्होंने अपने आप को सिंक कर लिया कि यार मैं यहाँ से जो बिट स्ट्रीम भेजूंगा आपने उसे 100 बिट्स के या बाइट्स के अंदर ट्रांसलेट करना, तो वो आपके लिए किसी रीजनल या सेंसेबल डेटा में या ट्रांसलेटेबल डेटा के अंदर आ सकता है, या कोई मीनिंगफुल डेटा बन सकता है आपके लिए। ठीक है जी। तो जब उन्होंने पहले से तय कर लिया कि 100 बिट का होगा, 1000 बिट का होगा, 1024 का होगा, ऑब्वियसली 2 की पावर में आएगी जो चीज़ आएगी। फर्स्ट कर एज्यूम कर लिया 1024 बिट पे आपने इसको मीनिंगफुल डेटा मिल सकता है। तो क्या हुआ, ये आपने एक लेंथ फिक्स कर ली। ठीक, क्या बन गया, फिक्स लेंथ फ्रेमिंग। ठीक है जी। अब इसका कुछ उलट भी हो सकता है। ठीक है जी, वो क्या है आपके पास, वेरिएबल लेंथ फ्रेमिंग। अब जो वेरिएबल लेंथ का मतलब है कि एक फ्रेम हो सकता है 80 बिट्स या बाइट्स का, अगला 200 बिट्स या बाइट्स का, सॉरी। ये कैसे सॉर्ट आउट करेंगे वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है जी, ये जो आपकी बाइट और बिट की मैंने बात की, इस बाइट ओरिएंटेड को हम कैरेक्टर ओरिएंटेड भी कहते हैं। ये कैरेक्टर ओरिएंटेड क्यों, क्योंकि 8 बिट का है तो 8 बिट में बहुत सारे कैरेक्टर्स आ ही जाते हैं जो हमें पता है, ए से लेके जो भी आते हैं स्पेशल कैरेक्टर। तो क्या कहलाता है आपका कैरेक्टर ओरिएंटेड अप्रोच। दूसरी क्या आपकी बिट ओरिएंटेड अप्रोच, और एक अप्रोच और होती है तो मैं वैसे ही बता देता हूँ, वो है आपकी क्लॉक बेस्ड फ्रेमिंग अप्रोच। ये अमूमन इस्तेमाल होती है फाइबर के लिए। ठीक है जी। और इसका जो प्रोटोकॉल रन होता है वो होता है सोनेट, सिंक्रोनाइज ऑप्टिकल नेटवर्क। ठीक है जी, यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई, और कुछ नहीं हो तो आपसे रिपीट कर सकते हैं, कहेंगे तो मैं शीट नंबर 1 इंटरेक्टिव सेशन लेके भी इसको क्लियर कर सकता हूँ। ठीक है जी। अब आ जाए इसकी शीट नंबर 2। हमने बात की बिट ओरिएंटेड अप्रोच या बिट ओरिएंटेड फ्रेमिंग की। फ्रेमिंग, अब इसके अंदर मुख्तलिफ तरीके हैं जिसके ज़रिए वो लोग रीडिंग राइटिंग या अपने प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो बिट ओरिएंटेड अप्रोच। ठीक है जी। अब बिट ओरिएंटेड अप्रोच में मल्टीपल प्रोटोकॉल्स है। ठीक है जी। प्रोटोकॉल मतलब वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो फॉलो किए जाते होंगे कि आपका सिस्टम किस तरह से बिट्स को रीड करेगा या सेंड करेगा या रीसेंड करेगा। तो उसके लिए पहला प्रोटोकॉल है ये आई है, बायसिंग। ठीक है जी। दूसरा है DDCMP। अब आपका काम क्या है कि जैसे ही कोई नया वर्ड देखा है तो इसको इधर गूगल तो करें या बुक में देखें इसका मतलब क्या है। मैं भी स्लाइड दिखाऊंगा आपको तो बात बहुत सारी क्लियर हो जाएगी। तीसरा आखिरी मोस्ट पॉपुलर जो आपने कहीं ना कहीं देखा ही होगा, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, बायसिंक
मतलब बाइनरी सिंक्रोनस कम्युनिकेशन, बाइनरी सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। डीडी का मतलब क्या है? डिजिटल डाटा कम्युनिकेशन, मैसेज और प्रोटोकॉल। बहुत लंबा हो गया, खत्म हो गया। तीसरा क्या है? पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है जी, बात क्लियर हो गई। तो बिट ओरिएंटेड अप्रोच या बिट ओरिएंटेड फ्रेमिंग के अंदर ये तीन प्रोटोकॉल मेजरली जो डिस्कस किए जाते हैं, इसमें है बायसेंग, डीडीसीएमपी एंड पीपीपी। ठीक है जी, यहाँ तक तो कोई क्वेश्चन किसी का नहीं होगा। कुछ चीज़ और अगर कहनी हो तो आप मुझे लाइव लोकेशन पे, ओ लाइव लोकेशन, सॉरी, लाइव सेशन के अंदर कह सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ में आ गई। किसी को कोई चीज़ कहनी है तो ग्रुप पे भी कह सकता है, पूछ सकता है, बोलेंगे तो इंटरेक्टिव सेशन ले लेंगे। अच्छा जी, ये मैंने कुछ कोशिश की है कि चीज़ें आपके सामने क्लियर कर दूं चैप्टर पे जाने से पहले। याद रखें, वेरिएबल लेंथ के अंदर अभी हमने डिस्कस नहीं किया है, इसको अभी आगे हम स्लाइड में कोशिश करते हैं कि इसी लेक्चर में डिस्कस करें। फर्स्टली क्या है कि फिक्स साइज फ्रेमिंग के अंदर जो नंबर ऑफ बिट्स आपकी प्री शेयर्ड होती है वो आपका डिलिमिटर है। आने जितनी बिट्स आपने लिमिट लगाई है उतनी बिट्स को उठा के वो मीनिंगफुल डेटा में ट्रांसलेट करने की कोशिश करता है आपका डेटा लिंक लेयर। अच्छा, सारा काम आपका किसका है? डेटा लिंक लेयर का। उसका काम ये है कि डेटा को पहुंचाना और उसके एरर्स को, रिसीविंग एरर्स को या सेंडिंग एरर्स को दूर करना। इसी फ्रेमिंग के अंदर बहुत सारे एरर आ सकते हैं। ठीक है जी, कोई आपने सीक्वेंस पहले सेट किया लिमिट लगाने के लिए, वो सीक्वेंस डेटा भी आ सकता है। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैंने एक मिसाल दी थी, ये आपका कंप्यूटर है या नोड है, ये दूसरी नोड है। अब इन्होंने आपस में डाटा शेयर करा, तो ऑब्वियसली जो भी चीज़ के मेमोरी में होगी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के, वो कार्ड ने यहाँ से ट्रांसमिट कर देनी है। फर्स्ट कर ले वो है 001 01101। ठीक है जी, अब इसको कैसे पता चलेगा यार ये एक डाटा का फ्रेम है? तो इन्होंने पहले सेट कर लिया कि भाई 11101। ठीक है जी, ये हम पहले से कहीं ना कहीं स्टार्ट और एंड में लगा देंगे। जैसे ही इसने डाटा ट्रांसमिट किया तो पहले ये ट्रांसमिट किया, फिर ये ट्रांसमिट किया और एंड के अंदर ये ट्रांसमिट किया। तो नोट टू में चल गया कि यार इन दोनों के बीच में जो है वो मेरा मैसेज या पेलोड है। ठीक है जी, लेकिन ये सीक्वेंस रिपीट भी तो हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे चीज़ मैंने लिखने में रैंडम में लिखी, रिपीट हुई, तो इसको कैसे देखते हैं? ये कोशिश करते हैं कि इस चैप्टर के अंदर मैं आपको इतना पहुँचा दूँ कि जब आप चैप्टर को ओवरव्यू करें या स्टडी करें तो अंदाज़ा हो जाए। ठीक है जी, कोशिश करते हैं कैमरे को ऑफ करें और स्क्रीन को शेयर करें। तो कैमरा चलता भी रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है जी, ये लगे। ठीक है जी, अभी हमारा चैप्टर है डाटा लिंक कंट्रोल का। ठीक है जी, पहली स्लाइड। Data link layer needs to be packed bits into frames so that each frame is distinguishable from another. Our poster system practice the type of framing. The simple act of inserting a letter into envelope separates one piece from information from another. The envelope serves as a delimiter. ठीक है जी, तो आपने स्टार्टिंग और एंड में जो हेड और टेल ऐड किए, ये समझ लें आपका एनवेलप है, उन दोनों को हटा देगा, बीच से अपनी इंफॉर्मेशन निकाल लेगा। अच्छा, जो फ्रेम आप बना के भेज रहे हैं ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये दो तरह के हो सकते हैं। एक तो वो जो आपने लिमिट सेट कर ली थी, यार मैं आपको इतने बिट्स या इतने बाइट्स भेजूंगा। दूसरा क्या है? वेरिएबल लेंथ हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द सिस्टम यू आर कनेक्टेड। ठीक है जी, अब ये फ्लैग्स हैं। ठीक है जी, जो आपको ट्रांसफर हो सकता है उसमें हेडर और ट्रेलर ऐड है। फ्लैग और हेडर ट्रेलर के बीच के अंदर आप देखेंगे डेटा फ्रॉम अपर लेयर, वेरिएबल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है जी, हो सकता है ये ऊपर सारा डेटा आपका वेरी करे किसी साइज का, लेकिन आपने क्या किया, अपना हेडर ट्रेलर लगा दिया जो कि
दूसरा सिस्टम इसको रिमूव करके बीच से PDU या पेलोड निकाल लेगा। ठीक है, ये जो स्लाइड है इसको लिखा हुआ फ्रेम इन अ कैरेक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, मतलब क्या है, ये बाइट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल की बात हो रही है। अच्छा जी, बाइट स्टफिंग एंड अनस्टफिंग। बाइट स्टफिंग मतलब ये होता है कि जो डाटा आपके पास आ गया, जो हेडर और ट्रेलर आपके पहले सेट हुए, उसके अलावा इजाफी बिट्स या बाइट्स आपने इंसर्ट करनी होती हैं, जो कि क्यों की जाती है वो अभी हम पढ़ लेते हैं। लेकिन जो रिसीवर है बाद में उन चीज़ों को रिमूव कर देता है। जैसे आपका हेडर फोल्डर निकालेगा तो वो स्टफ बिट या स्टफ बाइट को भी रिमूव करेगा। अच्छा जी, बाइट स्टफिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एडिंग वन एक्स्ट्रा बाइट व्हेनेवर देयर इज अ फ्लैग और एस्केप कैरेक्टर इन द टेक्स्ट। ठीक है जी, अब लाते हैं कहीं ये रिजेम्बलेंस आती होगी सिस्टम को ट्रांसलेट करने में, तो क्या करते हैं वो एडिशनल बाइट ऐड कर देते हैं, ब्लैंक बाइट यानी कि 1111 ऐड कर देते हैं। उससे क्या होता है, फिर वो कैरेक्टर रिमूव हो। जैसे कि बाद में कमांड लाइन में हम कोई चीज़ कमांड ऐसे लिखते हैं जो कि कमांड लाइन से तो हम स्लैश करके लिखते हैं ना, इस तरह से होते हैं। तो आप क्या करते हैं, जैसे लिनक्स के अंदर आप स्पेस लिखें तो ये लिनक्स के अंदर का डायरेक्टरी का नाम है DCCN। तो अगर डी और सी के बीच में स्पेस है तो लिनक्स के अंदर CD DCCN नहीं होगा, CD बैकस्लैश स्पेस C बैकस्लैश स्पेस। तो स्पेस लाने के लिए उनको बैकस्लैश लगाना पड़ता है। ठीक है जी, यही चीज़ आपकी बिट स्टफिंग और बाइट स्टफिंग है। अब फ्रेम इन बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, फ्लैग्स आपने पहले से सेट किए हुए, हेडर और ट्रेलर लगा दिया, और जो ऊपर से डेटा आ रहा है उससे पहले आपने हेड और टेल ऐड कर दी। रिसीवर क्या करेगा, इसको रिमूव कर देगा। Bit stuffing is a process of adding one extra zero whenever five consecutive ones follow a zero in data। मतलब ये जो आपके सामने नीचे आ रहा है ना, so that the receiver does not make mistake the pattern 0 5 टाइम 1 और 0 और a flag। अब लाते फ्लैग की वैल्यू यही होती है, तो क्या होता है उसके बाद फौरन 0 लगा दिया ताकि वो फ्लैग को और आपके डाटा को सेपरेट कर सके। ठीक है जी, ये ना बिट स्टफिंग एंड अनस्टफिंग का तरीका बता दिया कि यार जब चूंकि सीक्वेंस आया था कंसिडर्ड 5 1, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे 0 ऐड कर दिया, और जैसे ही वो नीचे पहुंचेगा दूसरे नोड में पहुंचेगा तो ये इसको रिमूव करके असल डेटा को रिट्रीव कर लेगा। ये सारा काम एरर करेक्शन का या रिसीविंग के अंदर ट्रांसलेट करना, साइज निकालना किसका है, डाटा लिंक लेयर का काम है। Flow and error control. The most important responsibility of a data link layer are flow control and error control. Collectively, these functions are known as data link control. Flow control से मुराद क्या है कि अगर आपका सिस्टम लो बैंडविड्थ का है या कंजेशन वाला है या लो स्पीड का है, तो आपने जो फ्रेमिंग या बिट सेंड करनी है, फ्रेम का साइज है वो छोटा करना है। और अगर आपका सिस्टम सपोर्ट कर रहा है तो आपने फ्रेम बढ़ा देना है। ठीक है जी। अच्छा, लेयर 2 के ऊपर और भी क्या काम होता है, अगर आपने एक बड़ा फ्रेम भेज दिया किसी दूसरी जगह पे, खास करके स्विच भेज दिया, तो क्या करेगा, अगर स्विच आगे जहाँ भेज रहे हैं वो अगर लो डेटा रेट का या कंजेशन की वजह से, तो क्या करेगा, अपने पास से इसको ब्रेक करके छोटा पीस करके भेज सकता है। अच्छा जी, फ्लो कंट्रोल refers to a set of procedures used to restrict the amount of data that sender can send before waiting for acknowledgement। मतलब आपने यहाँ से फ्रेम बना दिया, कितना बड़ा फ्रेम बनाया जाएगा वो डिपेंड करता है कि आपके पास डाटा का फ्लो कितना हो रहा है, इसकी स्पीड कितनी है, नेटवर्क आपका जो कनेक्टिविटी वो कितनी सपोर्ट कर रहा है इस वक्त बैंडविड्थ। और उसके बाद जब वहाँ से एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी फिर आप अगला पैकेट भेजेंगे। ठीक है जी, तो हर पैकेट को भेजना है तो वहाँ से एक आना ज़रूरी है, वरना हमारे पास फ़ायदा नहीं, वन साइड जा रहा है, ब्रॉडकास्ट हो रहा है, फिर तो कनेक्शन का फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। Error control and data link layer is based on automatic repeat request, which is the retransmission of the data। फर्ज करें अगर उसने कहा भाई आपने डाटा भेज दिया और वहाँ से तो प्रॉपर नहीं मिलता, कोई एरर आ जाता है, कुछ मिस हो जाती है या प्रॉपर नहीं पहुँच पाती, या उसको बहुत देर हो जाती है कि भाई ये रिसीव है तो भाई रीसेंड करो, ये अब नंबर का वेट कर रहा हूँ, ये मेरे पास प्रॉपर नहीं पहुँचा। प्रोटोकॉल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। Now let us see how the data link layer can combine framing, flow control, and error control to achieve the delivery of data from one node to another. The protocols are normally implemented in software by using one of the common programming language to make our decision language free. We have written a pseudocode in a version of each protocol that concentrate
mostly on the procedure instead of delivering the details of the language rules। तो उन्होंने कुछ इंग्लिश लिखने की कोशिश की है, सर कोड्स अवेलेबल है, वो हम डिस्कस तो नहीं करेंगे, लेकिन आपको समझाने के लिए उन्होंने दिया है। ठीक है जी। फिर टेक्नोलॉजी क्या है, प्रोटोकॉल तो डिस्कस इन दिस चैप्टर क्या क्या आ सकते हैं। प्रोटोकॉल दो तरह के, फॉर नॉइज लेस चैनल एंड फॉर नॉइजी चैनल। नॉइज लेस चैनल से क्या मुराद है, वो चैनल जहाँ पे डिस्कनेक्शन, लूजिंग, बहुत डिले, इस तरह की चीज़ें ना हो, बहुत ही आइडियल, जैसे कि आपके घर का वाईफाई राउटर या आपके घर के राउटर से आपके पीसी पे ईथरनेट लिंक, इसमें तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं ना। लेकिन जो कि सर्विस प्रोवाइडर चाहे स्ट्रॉन्ग फाइबर है या कनेक्ट वाले हैं, उनके पास से जो आ रहा है वो आने में और आपके घर के राउटर तक इंसर्ट होने में नॉइज आ सकती है कि उस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इफेक्ट, हीट का इफेक्ट है। ठीक है जी, कुछ ब्रेक हो सकती है। अच्छा, जो आप नॉइज़ की बात कर रहे हैं, अगर आपके पास वाईफाई चल रहा है या वायरलेस कोई सिस्टम है, उस पर दूसरे वायरलेस का जो इम्पैक्ट है वो आता है, वो क्रॉस टॉक कर सकते हैं, वो कैंसिल आउट कर सकते हैं। बहुत सारे एक ही चैनल एक ही फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है, अगर आपका वाईफाई चल रहा है वहीं आप ब्लूटूथ चला रहे हैं, उस तरह की चीज़ों के अंदर राउटर्स को या कंप्यूटर डिवाइस को बहुत ज़्यादा रीवर्क करना पड़ता है। तो फॉर नॉइज़ चैनल सिंपलेस्ट है, स्टॉप एंड वेट। ठीक है जी। दूसरा प्रोटोकॉल क्या है, दूसरा क्या फॉर नॉइज चैनल, स्टॉप एंड वेट फॉर एक्नॉलेजमेंट, गो बैक एंड ARQ एक्नॉलेजमेंट या ARQ रिक्वेस्ट, सेलेक्टिव रिपीट ARQ, भाई मुझे ये वाली चीज़ है वापस आप रीसेंड कर दें। Let us first assume that we have an ideal channel in which no frames are lost, duplicated, or corrupted. We introduce two protocols for this type of channel: simplest protocol and stop and wait। अच्छा, नॉइजलेस क्या होता है, ये आइडियल सिचुएशन है। जैसे अगर आपका वाईफाई कहा जाए तो वाईफाई का स्टैंडर्ड 300 फीट है। ये आइडियल कंडीशन है कि बराबर में कोई और रेडियो कम्युनिकेशन नहीं है। ठीक है, आप रेगिस्तान में अकेला वाईफाई चलाएं शायद वो 300 फीट तक चल जाए, लेकिन मल्टीपल वाईफाई जहाँ चल रहे होंगे तो वहाँ पर कोलिजन हो रही होगी सबकी, तो फिर उसकी रेंज कम होती है। सेकेंडली, एक ही अगर डिवाइस लगाए तो वो 300 फीट तक जाएगा ना। आपने घर में ही 25 और 5 डिवाइस लगाए, आप देखें आपकी वाईफाई कवरेज बैठती रहेगी। वाईफाई एनालाइजर को डाल कर देखें, एक डिवाइस कनेक्टेड कितना, मल्टीपल डिवाइस कनेक्टेड, उसका डीबीएम कितना बढ़ता जा रहा है माइनस में। डिजाइन ऑफ द सिंपल प्रोटोकॉल विद नो फ्लो और एरर कंट्रोल। नेटवर्क से डाटा आया, डाटा लिंक पे फिजिकल लेयर में सेंड कर दिया, फ्रेम चले गए और तो रिसीव कर लिया, बड़ी अच्छी चीज़ है। ठीक है जी, तो प्रॉब्लम ही नहीं हुई। ऐसा हो जाए तो क्या बात है। कोड लिखा हुआ फिलहाल सी जैसा अज्यूम कर लेते हैं, स्टैंडर्ड एल्गोरिथम फॉर सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल। ठीक है जी, वाइल जब तक अगर ये ट्रू है, वेट फॉर इवेंट, इफ इवेंट रिक्वेस्ट टू सेंड, गेट डाटा, मेक फ्रेम, सेंड फ्रेम। समझ में आ रही है बात। ठीक है जी, कि अगर कोई रिक्वेस्ट करता है तो आपको क्या करना है, डाटा लेना है, उसको फ्रेम ब्रेक करना है और फ्रेम बाय फ्रेम उसे सेंड कर देना है। रिसीवर पे क्या होगा, रिसीव फ्रेम, एक्स्ट्रा डाटा, डिलीवर डाटा, ऊपर वाले लेयर को दे दो, डाटा लिंक से ऊपर नेटवर्क ले गए, उसे आप दे दें। अच्छा, ये आप लोगों का काम तो समझना। ठीक है जी, फ्रेम आ रहा है, अराइवल आ जा रहा है, सारे सिंपलेक्स पे चल रहा है, बहुत अच्छा काम। स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। ठीक है जी, सेंडर ने डाटा लिया, डाटा लिंक कर दिया, सेंडर ने फ्रेम भेजा, फ्रेम रिसीव हुआ, जो रिसीव हो गया उसने एक्नॉलेजमेंट का फ्रेम भेजा। जैसे एक्नॉलेज फ्रेम फिजिकल लेयर पे आकर डाटा लिंक को दिया, उसने फिर अगला फ्रेम भेज दिया। ठीक है जी, जब तक हर फ्रेम की एक नहीं आएगी वो अगला फ्रेम नहीं भेजेगा। स्टॉप एंड वेट, स्टॉप सेंडिंग एंड वेट फॉर एक्नॉलेजमेंट। ठीक है जी, ये अब आप सूडो कोड देख लीजिएगा, है सी टाइप का, ये सी का कोड समझ लें, मिल जाएंगे। अच्छा जी, ये अब वो पिछले वाले में कोई एक्नॉलेजमेंट थी, इसके अंदर एक्नॉलेजमेंट भी दी गई, जब तक एक नहीं आएगी अगली चीज को सेंड नहीं करेगा। नॉइजी चैनल, although the stop and wait protocols use an idea of how to add flow control in procedure, noiseless channel are not existent. We discussed three protocols in this section that uses error control। ठीक है जी, क्या क्या चीजें, स्टॉप एंड वेट, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, गो बैक एंड ऑटोमेटिक रिक्वेस्ट, सेलेक्टिव रिपीट, ऑटोमेटिक रिक्वेस्ट। Error correction, stop and wait ARQ is done by keeping a copy of a sent frame and retransmitting of the frame when time expires।
मतलब क्या है, आपने एक फ्रेम भेजा और अपने बफर में रखा हुआ है, निक ने अपने बफर में रखा हुआ है। क्या हुआ, तो यार ये टीटीएल है ना, एक टाइम दिया हुआ इसको, अगर इतने सेकंड में इसकी एक नहीं आती तो मैं दोबारा भेजूंगा। ठीक है जी, ताकि वो रीसेंडिंग करता रहे जब तक वहां से एक ना आए, और मल्टीपल नहीं आएगी तो बोलेंगे कनेक्शन लॉस। ठीक है जी, ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड टाइम चलता रहेगा। जैसे कि एक, दो, चार रिक्वेस्ट, आठ रिक्वेस्ट, इसके बाद खत्म। In stop and wait ARQ, we use sequence number to number the frames. The sequence number are based on module 2 algorithm. अभी अब आप देख लीजिएगा मॉड्यूलो 2 अर्थमेटिक क्या होती है, और 2 की पावर में होगी कोई चीज, ये अब आप सोचें। ठीक है जी, in stop and wait ARQ, the acknowledgement number always announces in module 2 arithmetic the sequence number of the next frame is expected। तो आपको पता रहेगा कि अगला वाला सीक्वेंस क्या आ रहा है। अगर मैं आपसे कहूँ 2 की पावर 8, 2 की पावर अगर 2 बोलूँ तो 3 और 4 5 6 8 तक आप खुद पहुंच सकते हैं। क्या चीज़ है भाई ये, इसने डाटा सेंड किया, फ्रेम सेंड हुआ, फ्रेम चला गया, उसने बोला भाई मेरे पास ये आ तो गया, इसके अंदर कुछ मसला है, तो क्या करेगा दोबारा, उसकी रिक्वेस्ट अगर वहां तक नहीं आई तो टाइम आउट हो गया, टाइम आउट होने के बाद उसने दोबारा सेंड किया, तक दोबारा टाइम आउट के बाद फिर दोबारा सेंड किया, जैसे ही सेंड हो गया वहां से एक आ जाएगी। ठीक है जी, हाँ जी नोटिफिकेशन आ गया, डिस्टर्ब कर दिया उसने। ठीक है, ये इसका सूडो कोड है। अब इसका फ्लो डायग्राम बना, फिर फ्रेम जीरो भेजा। ठीक है जी, जीरो है और उसको पता है कि एक चाहिए और एक बोला मुझे वन दो, उसने क्या किया, जीरो भेजा और एक के अंदर अगला फ्रेम जो उसे चाहिए उसका नंबर उसने लिख के भेज दिया। ये वो चीज है कि जो अभी हम डिस्टर्ब हो गए थे। ठीक है जी, अब उसने वन भेजा तो बीच में क्या हुआ, लॉस्ट हो गया किसी वजह से, जैसे अभी हम बीच में इंटरप्ट हो गए थे। ठीक है जी, अब चूंकि अगली उस टाइम तक नहीं आई तो उसने दोबारा फ्रेम नंबर वन भेजा और उसको फ्रेम नंबर वन रिसीव हो गया। ठीक है जी, अब उसने कहा मुझे एक्स जीरो, फिर मुझे क्या दो, अगला वाला फ्रेम दो, कोई नंबर होगा। ठीक है जी, वो अगला वाला फ्रेम भेजा, अब उसकी एक नहीं आई तो उसने वही फ्रेम रिपीट भेजा और फिर उसकी एक पहुंच गई। अब ये सब चीजें हो जाती है आपके ईथरनेट में भी होती है, क्योंकि वहाँ पे कैरियर सेंस है, बहुत सारे मसले हैं। ठीक है, तो वहाँ पे इस तक एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगी तो सक्सेसफुल ट्रांसमिशन नहीं होगी। ठीक है जी, ये पॉइंट समझ में आ गया। उसने जीरो वाला भेजा, उसने बोला मुझे वन दो, वन भेजा नहीं मिला, अगर टाइम तक जवाब नहीं आया तो दोबारा भेजा, तो उसने बोला हाँ ठीक है अगला वाला दो, तो फिर भेजा, नहीं एक आई तो दोबारा भेजा, फिर एक आ गई। तो अगर वहाँ रिपीट ऑफ फ्रेम आ भी जाएगा तो ओवर कर देगा, कोई मसला नहीं। ठीक है जी, अच्छा जी, ये अब आप लोगों के काम है इसे पढ़ने के। In the go back N protocol, the sequence numbers are in modulo 2 M, where M is the size of the sequence number field in the bits। अब ये क्या चीज है, क्या चीज हो सकती है, कौन बताएगा, पढ़ लेते हैं। The send window is an abstract concept defining imaginary size of this with three variable SF, SN and N। अच्छा ठीक है जी, इसको हम अगले वीडियो में देखते हैं। अगले वीडियो में देखते हैं क्या चीज़ रह गई हमारे पास। ये वो नंबर है जिसके जरिए मैं आपका छोटे छोटे लेक्चर बनाने की कोशिश करती हूँ, तो यहाँ भी टाइम ज़्यादा एक्सीड कर तो मैं भी रुक रहा हूँ। ठीक है जी, ये प्रोटोकॉल्स तक समझ लें हमारा हो गया। अब हम यहाँ पे चल रहे हैं नॉइजी चैनल, HDLC और PPT, ये तीन आपकी अलग अलग वीडियोस आना बाकी है। ठीक है जी, तो इस वीडियो का जो नंबर होगा वो 31 से लेके 35 तक होगा, अगली वीडियो में 36 से लेके 38, फिर 39 एंड देन 40। ये आपकी वही कोर्स आउटलाइन है, इसी को मैं फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है जी, चलो यहाँ तक के लिए काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच, आई एम स्टॉपिंग दी रिकॉर्डिंग।